अस्सलाम वालेकुम। टीवी कारवां और रेडियो कारवां के सामईन, नाजरीन, मेरा और हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर सहाफ़ी, हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जनाब तारिक नसीम साहब का सलाम आप सबको पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। जी वालेकुम सलाम शीजा जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। बड़ी गहमा गहमी मची हुई है। सुना है लाहौर के जलसे, लाहौर में जलसा हुआ है, काफ़ी फूट पड़ गई है इत्तेहादियों में। इत्तेहादियों में फूट अब की थोड़ी पड़ी है, ये तो काफी दिन से चल रहा है। जिस वक्त इन्होंने इस्तीफे देने के मामले में बात शुरू हुई थी कि जी इस्तीफे दे दिए जाएं और हुकूमत को गिरा दिया जाए, तो बाद में फिर एतजाज हसन साहब ने इन्हें बताया कि आपके असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने के बावजूद असम्बली टूटेगी नहीं, बल्कि उल्टा उसका असर ये होगा कि उनको सेनेट के इलेक्शन में हम्म। अक्सरियत हासिल हो जाएगी और हम्म। फिर वो जो चाहेंगे, जिस किस्म का कानून चाहेंगे, वो सेनेट से पास करवा लेंगे। हम्म। तो उसके बाद फिर ये है कि वो जरदारी साहब ने कहा कि जी सिंध हुकूमत से तो हम मुस्तफी नहीं होंगे। हम्म। आज सईद गनी साहब कह रहे थे कि उसके बारे में हम आपको सरप्राइज देंगे। लेकिन ये एक दूसरे के सामने ये ऐसे हैं कि जैसे सब ताश के पत्ते लेकर बैठे हुए हैं, हाँ। लेकिन उसको शो नहीं करना चाहते कि मेरे हाथ में क्या और मैं क्या करूंगा। और राइट। मजे की बात यह है कि इस्तीफों की बात वो लोग कर रहे हैं जो असेंबली में है ही नहीं। हाँ। मरियम नवाज सबसे ज्यादा पुश कर रही है, हम इस्तीफे दे देंगे, और वो लगे हुए हैं मौलाना फजल रहमान साहब, जो ना 3 में ना 13 में, ना वो सूबाई असम्बली में है, ना कौमी असम्बली में है, ना सेनेट में है, ना उनके पास कोई ओहदा है, और वो हाँ। इस्तीफे लेने के ऊपर उन्होंने चढ़ाई की हुई है। तो ये वो लोग हैं कि जो नाकाम हैं। और ये अब अगर आप मरियम नवाज को देखें और बिलावल को देखें, तो सोए इसके कि वो लहक लहक कर लंबे जी। लंबे अल्फाज को खींच तान कर तकरीरें करने के अलावा उनके पास जो है वो बामकसद कोई नहीं। ये ताबेदार खान है, हमें फोन मत करो, हम चढ़ाई कर देंगे, हम आ रहे हैं। अब आप ये देखिए कि इनका जो तरीकाकार है वो क्या चंद दिन पहले मरियम सफदर ने कहा था कि लाहौर जलसे से पहले हमारे पास इस्तीफों के ढेर लग गए। हम्म। वो ढेर कौन से थे? मुस्तफा नवाज खोखर का इस्तीफा था, उसके छोटे भाई का इस्तीफा था, कि हाँ। जिनकी जो नाजायज कब्जे में ली हुई अराजी को लाहौर के जो पुलिस ऑफिसर नए आए हैं, उमर शेख, जिनसे हम्म। ये बहुत दहल रहे थे, उन्होंने सारी इनके मोहल्लात को तोड़ फोड़ कर बराबर किया और कब्जा वागजार करवा के हुकूमत के हवाले वो सब तमाम अराजी कर दी। और जिन जिन बेवाओं की और वो गरीबों मस्किनों की जायदाद हथियाई हुई थी, उनसे कहा कि भाई वो आकर आपका हिस्सा ले लें। और बाकी ये है कि ये पीडीएम या इस्तीफा देने पर जो वो फूट पड़ी है, जिसका अभी आपने जिक्र किया, वो खुद वो उनका ये है कि ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, कि भाई हम तो है ही नहीं मैदान में, लेकिन हम किसी और को भी नहीं खेलने देंगे। उसके ऊपर ये हुआ कि मतलब ये कि इनका जो बयानिया फौज के खिलाफ चल रहा है, हम्म। उसे अवाम पसंद नहीं कर रहे। ये मियां नवाज शरीफ साहब अपना जाती बगुज़ कीना निकालते हैं, और उसके बाद वो भड़ास निकाल की कौम, पाकिस्तान की अवाम अपनी फौज के पीछे खड़ी है। उनको मालूम है कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ करने वाले वो कौन से जवान हैं जो हमारे लिए अपनी जान की कुर्बानी देते हैं, जो हमें सोने के लिए अपनी नींदें बर्बाद करते हैं। तो इनका ये बयानिया जो वो इनको ले डूब रहा है। तो सर आपको क्या लगता है कि इस पीटीएम के जलसे से हुकूमत को कोई ख़तरा है या नहीं? जलसों से कभी भी हुकूमतें नहीं टूटा करती। ये इस वक्त जो है वो सिर्फ लठबाज अपना जो मौलाना फजल रहमान साहब का, जिसको इन्होंने अंसारुल इस्लाम का नाम दिया हुआ है। याद रहे कि अंसारुल इस्लाम नामी तंजीम पाकिस्तान की हुकूमत के रिकॉर्ड के मुताबिक ये एक दहशतगर्द तंजीम थी जिसे बैन कर दिया गया था। राइट। अब इन्होंने ये वही लोग थे कि जो वहाँ स्कूल उड़ाते थे बमों से, और ये हमारे फौजियों के सर कलम करके उनके साथ फुटबॉल खेलने वाली तंजीम थी। ये एक तालिबान का हिस्सा था, हम्म। और ये इसके सरपरस्त मौलाना फजल रहमान थे। हम्म। अब अगर इन्होंने ये तासुर दिया है कि ये हमारी ये तो अंसारुल इस्लाम है, ये बरूंडी और वो इलाके जो वहां पर इंसारुल इस्लाम एक तंजीम है कि जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस होती है, अब इन्होंने फिर उसी नाम को लेकर आगे बढ़ाया है। अब अगर ये देखा जाए कि ये इंसारुल इस्लाम के, जिनको ये इन्होंने ये कहा है कि जी ये तो रजाकार तंजीम है, क्या इतनी तूफानी बारिशें हुई 1931 के बाद? ज्यादा, इससे ज्यादा बारिश कभी नहीं हुई। हम्म। क्या इस रजाकार तंजीम को कहीं देखा गया? कोरोना वायरस आया, कहीं देखा गया?
कहीं जब कोई धमाका हो, कुछ हो, ये अंसारुल इस्लाम सिर्फ डंडा लेके तो तब निकलते हैं कि जब मौलाना फजल रहमान को किसी को धमकी देनी मकसूद होती है। लेकिन यह है कि रियासत के सामने कोई नहीं ठहर सकता, और इनके सामने तो बंद मारना जो है वो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। इसलिए जो है वो इनका जहां तक फूट पड़ने का ताल्लुक है, ये एक तासुर किया जा रहा था कि चौधरी फजल इलाही के जो बेटे चौधरी शुजात हुसैन है, वो जब इनकी फातह खानी के लिए गए, इनकी वालदा नवाज शरीफ की वालदा साहबा के, तो ये तासुर मिला कि जैसे वो उनके साथ कोई डील बनाने गए हैं। इसी तरह चौधरी परवेज इलाही के बारे में ये कहा गया। मैं चौधरी परवेज इलाही को और चौधरी शुजात हुसैन को चौधरी ज़हूर इलाही के जमाने से जानता हूँ, और मक्का मुकरमा में हमारी बड़ी तफसीली मुलाकातें होती रही हैं। चौधरी परवेज इलाही को नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने मिलकर बहुत ज्यादा चीट किया था, धोखा दिया था। उनके साथ ये कहा गया कि आप जो हांगा लगा के तो असम्बली अरकान को ले जाएं, कहीं कभी छंगा मंगा की सियासत हुई थी, वहां उन लोगों को यरगमाल बना के रखा गया, कभी मरियर के रेस्ट हाउसेस में रखा गया था कि वो कहीं दाएं बाएं ना हो जाए, यानी वो हॉर्स ट्रेडिंग। तो उनको जो पैसे दिलवाए गए वो इन्हीं के जरिए से दिलवाए गए, यानी जेब इनकी खर्च हो रही थी और फायदा जो है वो उनका करना है। और इनको ये ट्रिक दिया गया था, ये वादा किया गया था कि चौधरी परवेज इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बना दिया जाएगा। और जब वक्त आया तो इन्होंने कहा, नवाज शरीफ साहब ने कहा जी अब्बा जी नहीं मान रहे, यानी मियाँ शरीफ साहब नहीं मान रहे, तो इसलिए शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बना दिया गया और परवेज इलाही को स्पीकर पंजाब असम्बली बना दिया गया। लेकिन परवेज इलाही और ये दोनों भाई जो है वो बड़े एक इनका दूसरा रिश्ता है, इस भाई नहीं है बल्कि उनके बहनोई ही हैं ये चौधरी परवेज इलाही। सर तो आपको क्या लगता हमने है, इनसे मक्का मुकर्रमा। आपको क्या लगता है सर, ये जो जी, नवाज शरीफ साहब की अभी गर्मा गर्म तकरीरें जो चल रही हैं, ये तकरीरें क्या सिर्फ सियासत को गर्म करने के लिए हैं? एवें ये ये सियासत को गर्म नहीं कर रहे, अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि वो उनको कह रहे हैं कि जी ये एनआरओ मांग रहा है, ये हम इसको टिकने नहीं देंगे। भाई आप इतने शेर हैं, बहादुर हैं, तो अपने जो आपके दो बेड़े पले हुए जवान हैं उनको अपने बेटों को लेकर आए। आपने अपनी बेटी को मैदान में छोड़ा हुआ है। इसको आप कह रहे हैं कि पंजाब के वो महमूद अचकज़ई ने आके कह दिया कि पंजाब के लोग बगैरत थे, उन्होंने उस साम्राज्य का साथ दिया। अब आपको अंदाजा लगाइए कि बगैरत कौन है कि जो खुद तो मफरूर है और अपनी बेटी को मैदान में छोड़ा हुआ है। वो तकरीरें कलती रुलती फिर रही है। वो वहां से ग्वाल मंडी से भाटी गेट और अंदरून भाटी गेट जो शाही मल्ला का इलाका लगता है, वो राइट। हमजा शहबाज का इलाका है। हमजा शहबाज कहाँ है? और जो कायदे हस्ब इख्तलाफ हैं शहबाज शरीफ साहब, वो कहाँ हैं? वो जलसों में क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? अगर वो इस सारे मामले का हिस्सा हैं तो वो कहाँ हैं? असल में जो है वो इनके घर के अंदर फसाद मचा हुआ है कि जब इस वक्त पार्टी के कायद, मौजूदा कायद जो हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए मरियम नवाज को आगे लाया जा रहा है और ये पार्टी के अंदर रस्साकशी हो रही है। इनका तो अपने अंदर एक पार्टी के अंदर फूट पड़ी हुई है, तो ये कैसे किसी दूसरे को कोई टांग खींचेंगे या हुकूमत को गिरानेंगे? अहलियत ही नहीं है इनकी। सिर्फ ये है कि क्राउड को पुल करते हैं। अभी मैंने देखा कि वो कुछ लोगों को दादा दरबार के सामने जो बैठे हुए हैं चरसी भंगी वगैरह, उनको पकड़ के लाया गया। उनको 300 रुपए रोजाना के हिसाब से उजरत दी गई और उनको कहा तो झंडे और ये पकड़ के इधर उधर फिरते रहो, साथ में खाना वाना भी दिया गया। और दूसरी तरफ मरियम नवाज ने अपनी पार्टी की खवातीन की ड्यूटी लगाई कि पहले कहा कि तुम 1,000 औरतें लेकर आओ। अब आप अंदाजा कीजिए कि पार्टी की एक रुकन है, वो 1,000 औरतें कहाँ से पकड़ के ले वो आएगी? अल्ताफ भाई फिर से उनसे पूछ कह लेना, दिया वो नहीं नहीं। बता देंगे ना किस तरह से लेके आते हैं। वो अल्ताफ भाई के जलसे में देखे ना, बच्चे औरतें सब आ जाते थे, जमा हो जाते थे। वो देखें, क्राउड वो होता है जो चल के आता है। लाहौर ने बाग बैरून मोची दरवाजा में शोरश कश्मीरी के जलसे देखे हैं, हाँ। जुल्फकार अली भुट्टो के जलसे देखे हैं, उनकी स्टेडियम में तकरीर देखी है, बेनजीर भुट्टो का जलसा मीनारे पाकिस्तान पर देखा है, जहरुल कादरी का जलसा देखा गया, उसके बाद फिर पीटीआई का इमरान खान का जलसा देखा गया। उसके मुकाबले में तो ये तो जलसी थी कि जिसको 11 जमातें मिलकर कर रहे हैं, तो फिर भी वो मीनारे पाकिस्तान का ग्राउंड भर नहीं पाए। इनके लिए ये बड़ी शर्म की बात होनी चाहिए कि
हम किस जगह पर खुद अपने बारे में सोचें कि 11 जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान साहब सुबह से लेकर शाम तक वो मदारिस में रुल रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे उनकी कि भाई अपने जो वो मदारिस के तुलबा हैं उनको जलसा भरने के लिए भेजो। उन्होंने कहा जनाब जो बालिग हैं वो जाना चाहते हैं तो चले जाएं। पिछली दफा भी इनके साथ यही हुआ था, वो गुजरांवाला के जलसा में ले जाना चाहते थे, उन्होंने नहीं भेजे थे। उन्होंने कहा कि जो अपनी मर्जी से जाना चाहे वो आपके साथ चला जाए, वरना हम बच्चों को आपके साथ नहीं भेज सकते जो अभी रेजिडेंट इस वहाँ के हैं। वक्त जो कोरोना की सिचुएशन है और पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में है, आपको पता है इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल है। स्पेशली पाकिस्तान में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत पेशेंट्स उसके सामने आ रहे हैं, बल्कि डेथ्स आ रही हैं सामने। तो पिछली वेव से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेव इस वक्त पाकिस्तान में है कोरोना की। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो जलसे जुलूस हो रहे हैं ये इसकी ख़ास वजह है? शीजा जी आपको पता है कि कल अमेरिका में जो डेथ्स थी वो 3,300 थी एक दिन में। हम्म। यही हाल कनाडा में हो रहा है। ये जो दूसरी लहर आई है वो पहली से इसलिए ज्यादा खतरनाक है कि जो पहले तो ये होता था कि जब कोरोना को कोई इफेक्ट होता और वो किसी को वायरस को महसूस होते थे तो वो तीसरे दिन पता चल जाता था कि उसको हम्म। कुछ वायरस है। अब जो है वो तकरीबन 10 दिन के बाद पता चलता है, जिस वक्त वो ऑलरेडी मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार हो चुका होता है और वेंटिलेटर और ऑक्सीजन उसको दरकार होती है। यही वजह है कि हॉस्पिटल्स कनाडा और अमेरिका में फुल हो चुके हैं, अपनी कैपेसिटी के लिहाज से फुल कर दिए उन्होंने। अब वो ये जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ जो है वो ऑक्सीजन लगाए। लाहौर में 1,000 बेड का उन्होंने एक नया हॉस्पिटल क्रिएट किया। इन्होंने ये हरकत की है कि इतना क्राउड वहां पर इकट्ठा किया, कोई एसओपीज का ख्याल नहीं किया गया, लोगों के पास मास्क नहीं थे, हुल्लड़बाजी हो रही थी। अब तो इनको ये चाहिए कि जो हॉस्पिटल में दाखिले के लिए जाए उसका फोन पकड़ें, जो वो लहरा लहरा के बता रहे थे कि हम यहाँ मौजूद हैं, उसका फोन पकड़ें और उसकी जियो फेंसिंग करके देखें कि अगर तो ये जलसे में गया हुआ है तो उसको कहें भाग जाओ यहाँ से, हम्म। तुम्हारे लिए हॉस्पिटल में जगह नहीं है। जगह उनको मिलेगी कि जो हकीकत में बेचारे खामखा में कोरोना का शिकार हो गए थे, लेकिन जिन्होंने जानबूझकर खुदकुशी की, इस अंधे कुएं में छलांग लगाई, उनको तो हॉस्पिटल में दाखिल ही नहीं किया जाना चाहिए। तो राइट। ये सूरत हाल है कि अब इसका अगर ये ख्याल, ये तो इक्तदार की रस्साकशी के लिए गरीब लोगों के बच्चे मरवा रहे हैं। राइट। इनको खुद ख्याल होना चाहिए कि आप बात करते हैं जमहूरियत की और अवाम की भलाई की, लेकिन ये है कि आप गरीब लोगों इंसानियत को। इंसानियत आप में खुद में तो थोड़ी सी सिंपथी होनी चाहिए। लोगों को आप मरवा रहे हैं, मासूम लोग जो बेचारे गरीब लोग हैं वो इस वक्त मर रहे हैं। इतनी शदीद कोरोना की लहर आई हुई है और आप लोगों को जलसों में बुला रहे हैं। यहाँ पे तो आपका अपना एक चेहरा सामने आ रहा है कि आपको बिल्कुल किसी से सिंपथी नहीं है, बिल्कुल आपके अंदर ज़रा सी भी इंसानियत नहीं है कि आप इस चीज़ को समझें। जी बिल्कुल सही है, आपने सही फरमाया। तो अब तारिक साहब, इसका जी तारिक साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं आखिर में एक बात महमूद अचकज़ई के हवाले खिताब के से। बारे में करना जी। चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें तो। जी बिल्कुल छोटी बिल्कुल। सी बात है। हम्म। महमूद अचकज़ई ने लाहौर में खिताब करते हुए कहा कि लाहौरियों की बेगैरती ये थी कि हम्म। इन्होंने अंग्रेज साम्राज्य का साथ दिया और अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करवा दिया। हम्म। मेरा ख्याल है कि ये बच्चा माशरती इल्म में हमेशा फेल होता रहा है अफगानिस्तान के ऊपर, और इसको पाकिस्तान से ज्यादा अफगानिस्तान की फिक्र है। राइट। अफगानिस्तान की हमेशा बात करता है और ये कहता है कि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को मिलाकर सूबा अफगानिया बना दिया जाए। हम्म। कभी ये कहता है कि ड्यूरेंट लैंड को हम तस्लीम नहीं करते, कभी ये कहता है कि ये हिस्सा तो अफगानिस्तान का है उसमें जम कर दिया जाए। भाई तुम्हें इतना पसंद है तुम वहां चले जाओ। अब लाहौरियों को ये इसने ताना दिया, इसको ये पता नहीं कि भगत सिंह हम्म। वो लाहौर डिवीजन का एक बंगा गांव था, वो वहां का था। निजाम लाहौर का, निजाम लोहार कहाँ का था? ये वो लोग हैं जो आजादी के मुजाहिदीन थे। और अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले कौन थे? अंग्रेज। कभी भी उनका कब्जा अफगानिस्तान के ऊपर नहीं रहा, बल्कि उसके ऊपर कब्जा किया था रंजीत सिंह की फौजों ने, जिसके जर्नैल हरि सिंह नलवा थे। उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया था। और ये उसके सहूलतकार तो ये खुद अफगान थे, जिन्होंने उनकी फौजों को और उनके घोड़ों को चारा दिया, पानी दिया। हम्म। वरना वो यहाँ पंजाब से मारो मार करते हुए कैसे जा सकते थे? तो उनको सहूलत दी इन लोगों ने खुद, कि जो इस वक्त पश्तून और अफगान और ये सब बात करते हैं। तो उसके नाम पर हरीपुर हजारा, हजारा में एक, जहाँ के ये सफदर अफगान है मियाँ साहब के दामाद, उसके नाम पर एक शहर बसा दिया गया जिसका नाम है हरीपुर हजारा में। तो
हरिपुर जो है वो हरि सिंह नलवा के नाम पर बसा हुआ शहर है। शर्म तो इनको आनी चाहिए, और ताना दे रहे हैं लाहौर वालों को, पंजाब वालों को, उन्हीं की जमीन के ऊपर खड़ा होकर। मैं इसलिए बात नहीं कर रहा कि मेरा ताल्लुक लाहौर से है या पंजाब से है, हम पाकिस्तानी हैं और हम इस पर फख्र करते हैं, और अपनी तारीख पर और जिद्दोजहद आज़ादी में जो हम लोगों का हिस्सा है हम उस पर फख्र करते हैं। लेकिन मैं मुझे लगता है कि ये मास्टरों से पिटाई होती होगी इसकी, कि इसको पता ही नहीं है कि तारीख क्या थी, जोग्राफिया कहाँ है, किधर की बात कर रहे हो तुम, या घुमा हुआ, या तो फिर ये भंग ज्यादा पी के आए हुए थे अचकजई साहब, या कोई दूसरी वजह होगी। चलिए सर, आप आपका गुस्सा बिल्कुल बजा है। महमूद अचकज़ई साहब, आपके पास अगर ये पैगाम पहुंच गया हो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव का, तारिक नसीम साहब का, तो आप ज़रूर जोग्राफिया पे थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा और सही मालूमात और लेके तारीख भी आइएगा। पढ़े, और तारीख भी तारीख पढ़िएगा। भी पढ़े और हिस्ट्री देखें कि भगत सिंह हिस्ट्री कहाँ का था। जी, हिस्ट्री पढ़ के आइएगा। आइंदा की तकरीर अपनी जब करने जाएं तो उससे पहले आप अपनी हिस्ट्री और जोग्राफिया ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और इसके किसी साथ अच्छे ही से बंदे से पर्ची लिखवाएं। इसके साथ ही हम आज ताई साहब बहुत गुस्से में हैं। बात आ गई है लाहौर पे, तो बस उनको बहुत गुस्सा आ गया है इस वक्त कि बहुत गलत बात नहीं की। किधर, ये लाहौर की वजह से गुस्सा नहीं आया मुझे, इनकी नालायकी के ऊपर बात एग्जैक्टली हो रही पहले थी लाहौर तो हमें कि भी ये अजीज है, हम भी लाहौर उल्टा में सीधा रहते बात पाकिस्तान। देखें शीला जी, बात यहाँ इनको मालूम होना चाहिए कि आप लाहौर में जलसा कर रहे हैं, हैं। और हाँ, लाहौरियों को ही वो आप ताने दे रहे हैं, और वो जो ख्वाजा साद रफीक था वो बैठा हुआ है इस बात पर तालियां पीट रहा था, जो चंद दिन पहले ये कह रहा था कि जाग पंजाबी जाग तेरी पग नु लग गया दाग, और ए- इसकी पग उतार कर वो अपने पैरों के तले रोन तो के चला उनका भी गया, और ये जोग्राफिया बैठा हुआ सही नहीं है तालियां ना, पीट रहा था। उनका भी जोग्राफिया सही नहीं है। उनका उनकी तारीख भी सही नहीं है। उनके वालिद साहब बहुत शरीफ आदमी थे, ख्वाजा रफीक साहब, एक लेकिन ये एक बस पता नहीं है एक लतीफ़ा आपके साथ शेयर की करती हूँ इसी बोलिए। बात पे कि वो एक हेडमास्टर साहब थे। पुराना लतीफ़ा है। एक हेडमास्टर साहब थे, क्लास में बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा। बच्चे जो थे उनको समझ में नहीं आया, तो भी किसी बच्चे ने बोला नहीं सर मैंने नहीं तोड़ा। किसी और बच्चे ने बोला नहीं सर ये जो दूसरा खड़ा है ना ये बहुत खेलता था उसके साथ, इसने तोड़ा होगा, मैंने नहीं तोड़ा। सब ऐसे कहने लग गए। तो उस्ताद को गुस्सा आया, उन्होंने सबको सज़ा दे दी। हेडमास्टर गुजर रहे थे, उन्होंने पूछा भाई क्यों बच्चे रो रहे हैं, तुमने क्यों सज़ा दी? उन्होंने कहा सर किसी को पता ही नहीं है सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा। तो कहने लगे यार अब टूट गया, टूटने वाली चीज़ थी और बन जाएगी, यार आप बच्चों को क्यों आप इतना रुला रहे? तो अब मास्टर साहब को और गुस्सा आ गया कि यार हेड मास्टर को भी नहीं पता है। उन्होंने बोर्ड ऑफ इंस्पेक्टर को कॉल की, बोर्ड ऑफिस में कॉल की और कहा कि यार आपने मुझे किस स्कूल में ट्रांसफ़र किया है जहाँ के बच्चों को तो पता है ही नहीं सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा। टीचर हेड मास्टर को भी नहीं पता है, कहता है टूटने वाली चीज़ थी, टूट गई यार और बन जाएगी, तुम्हें बड़ी परेशानी है। तो बोर्ड ऑफिस के जो डायरेक्टर थे उन वो वहाँ से बोलते हैं सोमनाथ का मंदिर जिसने भी तोड़ा पैसे आपकी तनख्वाह से कटेंगे। तो अब ये देखें कि ये यहाँ पे भी बस यही हाल है कि ताली बजाने वाले को भी कुछ नहीं पता, कहने वाले को भी कुछ नहीं पता, सुनने वाले को भी कुछ नहीं पता, मालूमात किसी के पास नहीं है और बस शोर मचा के रखा हुआ है। अब वो देखे ना, जो उनके सामने क्राउड बैठा हुआ था और उसकी हालत ये थी कि वो जलसे से जाते हुए इनकी 5-5 10-10 कुर्सियां उठा के साथ ले गए। आहा। अंदाजा करें, तो इनकी कुर्सियां उठा के ले गए साथ में, और वो आए कहाँ से, वो जो उनके पहलू में शाही महल है वहां से जो अरे क्राउड आया था, यार। वो कुर्सियां भी इनके उठा गए। वो जो मोटी मोटी खवातीन आई हुई थी वो भी वहीं की थी, वो भी इनको। तो बहरहाल आइंदा इनको सोचना चाहिए कि किसी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करें, इस तरह से गलियों बाजारों में रुल कर और ये जो किराए के लोग आप लाकर, तो ये इससे कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। कोई आपके पास कोई एजेंडा होना चाहिए। हम आपका ये मैसेज सर पहुंचा देंगे सोशल मीडिया के थ्रू शुक्रिया। कि पीटीएम वाले तमाम हजरात जितने भी अरकान हैं, जितनी भी जमातें हैं, उनको तारिक नसीम साहब का ये पैगाम है कि पूरी मालूमात, पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी नॉलेज के साथ आएँ और अपने लोग लेकर आएँ। जो कुर्सियां लेके अपने भागे लोग ना। लेकर। अपने लोग लेकर आए। सर प्रोग्राम का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, अब ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में हम किसी नए टॉपिक के साथ फिर से आते हैं।
जब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे और तारिक साहब को। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्पेशली कोरोना से अपना बहुत ख्याल रखिए। मास्क ज़रूर पहनिए। हम तो जूम मीटिंग पे हैं इसलिए मास्क नहीं पहने हुए हैं, क्योंकि अलग अलग बैठे हुए हैं। साथ बैठे होते तो यकीनन मास्क पहन के बैठते। तो जी इंशाल्लाह बिल्कुल। फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।